वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ डाइवोर्स केस की पूरी प्रक्रिया। इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, शुरू से अंत तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये हर किसी को पता नहीं है। वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई तो कर देते हैं पर उनको कोर्ट की प्रक्रिया का पता नहीं है, इसलिए उनको क्या है काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उनको उस कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर डाइवोर्स की कौन कौन सी प्रक्रिया चलती है, किस स्टेज से डाइवोर्स केस गुजरता है। ये पूरी जानकारी स्टेप वाइज में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो कहीं से भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। एक एडवोकेट होने के नाते पूरी प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और मेरे से अगर कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो भली भांति पता है आपको कि जब दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता है, पति और पत्नी का, तो फिर क्या करते हैं कि दोनों तंग आके एक दूसरे से डाइवोर्स लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोनों राजी नहीं होते हैं तो एक्स पार्टी एक पार्टी तलाक लेने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे वो तलाक के लिए अप्लाई तो कर देते हैं पर उनको यहाँ पे कोर्ट की प्रक्रिया का पता ही नहीं होता है। तो आज इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे पूरा अंत तक तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी और यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले क्या होता है कि डाइवोर्स कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, डाइवोर्स केस कहाँ पे फाइल किया जाता है, कौन से कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है, कौन से एरिया के अंदर फाइल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जहाँ पे दोनों की शादी होती है, जैसे पति और पत्नी की जहाँ पे शादी हुई है उस एरिया के कोर्ट में वो फाइल किया जा सकता है। या फिर दोनों लास्ट में, यानी कि जब उनका रिश्ता बिगड़ा तो लास्ट में वो कहाँ पर रहे, दोनों लास्ट में अंतिम समय, यानी कि जब उनका रिश्ता बिगड़ा तो उस टाइम में दोनों साथ साथ कहाँ पे किस एरिया के अंदर रहे तो उस एरिया में वो अपना केस फाइल कर सकते हैं। या फिर दोनों पार्टियां कहाँ की रहने वाली है, कौन से एरिया से बिलोंग करती है, कहाँ पे उनका रेजिडेंस है, उस एरिया के कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में दोनों डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रावधान किया गया है 1984 फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर कि ऐसे मामले फैमिली कोर्ट के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। तो फैमिली कोर्ट को एडीजे कोर्ट और सेशन कोर्ट का दर्जा दिया गया है, यानी कि एडीजे सेशन कोर्ट के बराबर फैमिली कोर्ट होता है, तो इसके बराबर ये आता है। अब इसके मामले को चैलेंज केवल हाई कोर्ट के अंदर ही किया जाता है, तो ये एडीजे और सेशन कोर्ट के बराबर हो गया। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं यहाँ पे आपको प्रक्रिया समझा देता हूँ कि फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जिस पक्ष द्वारा यहाँ पे डाइवोर्स लिया जाता है, जैसे एक्स पार्टी यहाँ पे डाइवोर्स ले रहे हैं, जहाँ पे पति डाइवोर्स नहीं दे रहा है या फिर पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाएगी। डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाएगी, जैसे पत्नी के द्वारा लिया जा रहा है डाइवोर्स, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वकील के द्वारा, पत्नी के द्वारा क्या किया जाएगा कि डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट के द्वारा फाइल की जाएगी, पहली तारीख के अंदर ये होगा। फिर जैसे डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाएगी तो वहाँ पे जो दूसरी पार्टी है, जैसे पति के लिए क्या होगा कि समन जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो समन जारी इस तरीके से किया जाएगा कि एक तो डाइवोर्स पिटीशन की कॉपी और समन दोनों मिला के और वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अगली तारीख पे आने के लिए पति को बोल दिया जाएगा कि वो अगली तारीख के अंदर कोर्ट के अंदर हाजिर हो। ये पहली तारीख के अंदर ये प्रोसीजर चलेगा। फिर उस समन के आधार के ऊपर पति क्या करेगा, दूसरी तारीख जो कोर्ट की पड़ेगी उस समन के आधार पे उसको बताया जाएगा और समन के आधार पे वो कोर्ट के अंदर हाजिर होगा। तो उस समन का जवाब उसको 90 डेज में देना होता है, उसको बोलते हैं WS, रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। तो CPC में ये प्रावधान किया गया है, ये सिविल
प्रोसीजर का ये केस है, तो इसलिए इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 90 दिन का टाइम दिया जाता है समन जारी होने के बाद में पति को, कि 90 दिन के अंदर वो वहाँ पे हाजिर हो और WS रिटर्न स्टेटमेंट जारी करे, समन का जवाब जारी करे। जो समन में जो बातें बोली गई है पत्नी की तरफ से, जो वो डाइवोर्स लेना चाहती है, तो उसका जवाब देने के लिए वो अगली तारीख में 90 दिन का टाइम उसको दिया जा सकता है। तो ये CPC में प्रावधान किया गया है। तो WS रिटर्न स्टेटमेंट वो 90 दिन में अगली तारीख के अंदर हाजिर हो जाएगा। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही WS पति फाइल कर देता है, रिटर्न स्टेटमेंट समन का जवाब वहाँ पे फाइल कर देता है पति, तो फिर उस जवाब का जवाब फिर पत्नी फिर देती है कि वो उस WS के अंदर क्या क्या बताता है। WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बताता है। तो जैसे वो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर बताता है, तो उस रिटर्न स्टेटमेंट में अगर उसको कमी लगती है तो उसका जवाब फिर पत्नी देती है अगली तारीख के अंदर। तो इसी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि पत्नी क्या करती है, बीच में ही, केस के बीच में ही वो क्या कर सकती है कि सेक्शन 24 का पिटीशन और फाइल कर सकती है। सेक्शन 24 होता है मेंटेनेंस के लिए, यानी कि वो अपना भरण पोषण लेने के लिए या फिर कोर्ट में उसका जो भी खर्चा वगैरह लग रहा है उसको लेने के लिए वो क्या करती है, पति के ऊपर सेक्शन 24 का पिटीशन फाइल कर देती है खर्चा वगैरह लेने के लिए। तो जैसे वो पिटीशन फाइल होता है, फिर क्या होता है कि पति को उस पिटीशन का जवाब देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि वो पिटीशन देने लायक है या नहीं है, या फिर वो कौन सा जॉब कर रहा है, उसको वहाँ पे स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा, उसका स्टेटस देना पड़ेगा, जो भी उसका बायोडाटा है वो देना पड़ेगा, वो कहाँ पे रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कौन सा जॉब करता है, कितने रुपए कमाता है, क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता है, कौन सा ब्रांड वो यूज करता है, कपड़े कौन से पहनता है, घड़ी कौन सी लगाता है, यानी कि जो भी पूरी डिटेल है वो पूरी की पूरी एक एफिडेविट के द्वारा उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये दोनों के द्वारा एफिडेविट के माध्यम से जवाब दिया जाएगा कि दोनों क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पत्नी क्या करती है, पति क्या करता है। तो पति की तरफ से एफिडेविट के द्वारा दे दिया जाएगा, पत्नी के द्वारा भी दे दिया जाएगा। तो इस आधार पे फिर कोर्ट क्या करेगा कि मेंटेनेंस, अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही है, पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहिए, पति पत्नी को मेंटेनेंस दे, तो वहाँ पे कोर्ट उसके ऊपर मेंटेनेंस भी बीच के अंदर ही बांध सकता है। तो ये प्रक्रिया चल सकती है। तो ये बातें तो आपके समझ में आ गई कि मेंटेनेंस का केस भी वो बीच के अंदर ही फाइल कर सकती है, ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या होता है कि इस प्रक्रिया के अंदर फिर आगे होता है गवाही। गवाहों की बारी आती है, जो भी गवाह हैं केस के अंदर उनकी बारी आती है। तो सबसे पहले इसमें होता है जो पिटीशन फाइल करता है उसके गवाह पेश किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे पत्नी पहले पिटीशन फाइल करती है डाइवोर्स के लिए, तो उसके गवाह होंगे। उसके गवाह में जैसे वो अपने माँ बाप को लेके आती है या फिर खुद होती है, तो ऐसे उसके 2-3 गवाह हो जाते हैं। तो उनके बारी बारी से उनकी गवाही होगी, उनके शपथ पत्र भी पेश होंगे। तो इस तरीके से उनकी गवाही होगी, अच्छी तरीके से उनसे पूछा जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करवाया जाएगा उनका, और इस तरीके से उनके बयान वगैरह होंगे। अब इनकी गवाही हो जाती है, फिर होती है रेस्पोंडेंट, यानी कि जो सामने वाली पार्टी है, जो पति की पार्टी है उदाहरण के तौर पे, तो फिर उनके गवाह पेश होंगे। तो फिर उनके गवाह की बारी होगी, बारी बारी से उनके सभी गवाह आएंगे, उनसे बयान वगैरह करवाए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा पूरी बातें, जो भी बातें हैं। तो जैसे आस पड़ोसी जो भी उसके गवाह हैं वो सारे गवाह वहाँ पे हाजिर होंगे, उनसे गवाही वगैरह दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रक्रिया के बाद में अंत में क्या होता है कि फाइनल जो जजमेंट है वो तैयार किया जाता है। सब कुछ को देख के, पूरी डिटेल को देख के कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट तैयार किया जाता है। इसमें पूरी प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा देखी जाती है कि यहाँ पे कोई सा पक्ष गलत तो नहीं है। कोर्ट को लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा पहले ही जब वो पिटीशन वगैरह फाइल की जाती है तो उसके अंदर ही यहाँ पे कोर्ट के द्वारा एविडेंस मांगे जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी केस आगे चलता है तो उसके लिए एविडेंस प्रूफ होना बहुत ही जरूरी है। अब कोर्ट को ये लगता है कि इन एविडेंस, इन प्रूफ पे और इन गवाह के आधार पे ये केस सही है, तो यहाँ पे जो फाइनल जजमेंट होता है वो क्या होता है कि एक निर्धारित डेट बता दी जाती है दोनों पार्टियों को कि इस डेट को आके वो कोर्ट से पता कर सकते हैं कि फाइनल
जजमेंट में उनका क्या लिखा गया है। यहाँ पे फाइनल जजमेंट तो आ जाता है और वहाँ पे बताया नहीं जाता है, एक डेट फिक्स कर दी जाती है और उसमें बता दिया जाता है कि इस डेट को आके और दोनों पार्टियां प्राप्त कर सकती है उस जजमेंट को, या फिर दोनों पार्टियां उस जजमेंट की जानकारी ले सकती है कि कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया है, इस केस के अंदर क्या ऑर्डर हुआ है। तो ये जानकारी एक निर्धारित डेट उनको बता के और अवगत करा दिया जाता है, जब वो आके और कोर्ट में पता कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। तो ये सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि एक डाइवोर्स केस में कौन कौन सी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चलती है। और अभी भी अगर कोई जानकारी आपकी समझ में नहीं आई हो तो मेरे से कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में हम उसे पूछ सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। धन्यवाद।